हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट 18 जून का जो पेपर हुआ था उसके बारे में, जो डिटेल एनालिसिस में कर रही हूँ। जो क्वेश्चंस आए थे उस सीरीज में ये सेकंड वीडियो है मेरा। जो 18 जून को पेपर हुए थे उससे रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। बाकी आपको पता ही है यूजीसी नेट जो 18 जून को हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद वो दोबारा होगा। कब होगा? 15 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, महीने बाद होगा। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए। और उससे ये है कि अब जो जून में 18 जून को जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें जो भी नए कंसेप्ट उठाए गए हैं वो कंसेप्ट मैं लेके आ रही हूँ इन डिटेल एनालिसिस में। और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो नए टॉपिक्स कौन से हैं। और आज उसी सीरीज में ये सेकंड वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आज जिस टॉपिक को मैं कवर करूंगी वो है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी 18 जून को जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा था कि जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था क्रियोलाइजेशन से। और हमें ये देखना है, आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी व्हाट इज क्रियोलाइजेशन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रियोलाइजेशन, और उससे रिलेटेड फेमस जो वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कंसेप्ट कौन से हैं, कौन कौन से टाइप के क्रियोलाइजेशन होते हैं, और फेमस वर्क्स इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और फिर लास्ट में वो क्वेश्चन भी करेंगे जो कि यूजीसी नेट ने अभी 18 जून को पूछा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रियोलाइजेशन है क्या। द कंसेप्ट ऑफ क्रियोलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच different cultures come into contact and interact, leading to creation of new hybrid cultural forms. क्रियोलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के कल्चर्स जो हैं एक साथ मिलते हैं और कांटेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उनके मिलने से, इंटरेक्ट करने से जब एक नया कल्चर फॉर्म का निर्माण होता है, जब एक नई कल्चरल फॉर्म बनता है, एक हाइब्रिड कल्चर जो बनता है, उसको हम क्रियोलाइजेशन कहते हैं। यानी जब बहुत सारी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और उन संस्कृतियों के मिलने से जो एक नई संस्कृति का निर्माण होता है, बेसिकली उसको क्रियोलाइजेशन कहते हैं। It is particularly associated with the Caribbean and other regions where colonization and the transatlantic slave trade brought together diverse people from Africa, Europe and indigenous population. और ये बेसिकली जो ये क्रियोलाइजेशन यूज होता है, ये बेसिकली कैरिबियन जो लोग हैं उनके लिए यूज होता है। और जो उसके आसपास के जो रीजन्स हैं जहां पे कॉलोनाइजेशन हुआ था, उपनिवेशीकरण हुआ था जहां पे, और जहां पे स्लेव ट्रेड था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अफ्रीकन, यूरोपियन और वहां के जो रहने वाले मूल निवासी हैं उनकी पॉपुलेशन इकट्ठा हुई और उनसे जो नई जो उनकी जो संस्कृति, जो कल्चर निकल के आया, बेसिकली उसको क्रियोलाइजेशन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के क्रियोलाइजेशंस हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, कि इसकी जो जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका क्या है। क्रियोलाइजेशन ऑफन अकर्ड इन कॉलोनियल सेटिंग। बेसिकली क्रियोलाइजेशन जो होता है जहां पे कॉलोनीज यूरोपियंस ने अपनी बनाई थी, जहां पे यूरोपियंस, अफ्रीकन्स और जो वहां के मूल निवासी हैं उनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जो स्लेव्स थे उनको यूरोपियंस की लैंग्वेज नहीं आती थी। और जब उनको स्लेव बनाया गया और ट्रेड के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया गया, तो आपस में इंटरेक्शन करने के लिए उनको उनकी एक दूसरे की लैंग्वेज जो है वो सीखनी थी। और जिसकी वजह से जो है इनकी ब्लेंडिंग हुई, उनकी लैंग्वेज की, उनके रिलीजन की, उनकी कोजीन्स जो है खाने की, और उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसका जो है उसकी ब्लेंडिंग हुई। और उसकी ब्लेंडिंग से जो है एक नया जो है नई कल्चर जो है वो निकल के आई, जिसको क्रियोलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद इसका लिंग्विस्टिक जो क्रियोलाइजेशन है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी स्टडी की जाती है, कि लैंग्वेज के अंदर कैरोल जो लैंग्वेज, जो क्रियोल जो लैंग्वेज है वो एमर्ज हुई थी, कि जब बहुत सारे जो नेटिव स्पीकर्स थे उनको वो ऐसी कंडीशंस में थे जहां पे कि उनको फॉर्मल लैंग्वेज थी, जो कॉलोनाइजर्स की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी फॉर्म्स की, वो उनको नहीं आती थी, और उनको कम्युनिकेट करने के लिए उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ी।
तो बेसिकली उस उनकी मिक्सिंग से, यानी जो नेटिव लोग थे उनकी लैंग्वेज प्लस जो यूरोपियन की स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी उनकी मिक्सिंग से जो लैंग्वेज निकली वो क्रेओल लैंग्वेज निकली। दीज लैंग्वेज कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द कॉलोनाइजर एंड द इंडिजिनियस ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेजेस। और ये जो लैंग्वेज निकली, कैरोल जो लैंग्वेज निकली, बेसिकली ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स थे वो कॉलोनाइजर की लैंग्वेज के भी एलिमेंट्स थे, प्लस जो मूल निवासी थे अफ्रीकन लैंग्वेजेस थे उसके भी जो एलिमेंट्स थे वो भी थे, यानी दोनों लैंग्वेज के मिक्स होके जो लैंग्वेज निकली उसको क्रियोल लैंग्वेज जो है वो कहा गया। नेक्स्ट है कल्चरल क्रियोलाइजेशन। कल्चरल क्रियोलाइजेशन का मतलब है कि वहां पे कल्चर की जो 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 स्लेव्स थे उनकी कल्चर प्लस जो यूरोपियन थे उनकी कल्चर की जो ब्लेंडिंग हुई उसकी वजह से क्या हुआ, जो एक नया जो कल्चर है वो निकल के सामने आया। और उसका जो एग्जाम्पल है म्यूजिक के अंदर, डांस के अंदर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर, और जो कुजीन्स हैं उनके अंदर। और उसके एग्जाम्पल हैं कि वहाँ की जो म्यूजिक है, कैरिबियन म्यूजिक है वो जिसके अंदर की सालसा भी आ जाता है, तो वो एक मेन एग्जाम्पल है। उसके उसके साथ साथ जैज म्यूजिक जो है वो भी एक एग्जाम्पल है इसका कल्चरल क्रियोलाइजेशन का। और इसके ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफ्रीकन, यूरोपियन और जैसे कि मैंने बताया कि इंडिजिनियस जो इन्फ्लुएंसेस है उसकी वजह से जो म्यूजिक, जो डांस जो निकल के आया वो कल्चरल क्रियोलाइजेशन है। उसके बाद जो है सोशल और आइडेंटिटी इम्प्लीकेशंस है। क्रियोलाइजेशन ने बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है आइडेंटिटी में और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। इसने क्या किया है कि इसने चैलेंज किया है पहले जो रेस के ऊपर और जो कल्चरल कैटेगरीज के ऊपर जो बिल्कुल अलग कर दिया जाता था स्लेव्स को या ब्लैक्स को या कैरिबियंस को, वो चीज इन्होंने बिल्कुल इसने जो है उस स्ट्रक्चर को ही जो है इन्होंने चैलेंज कर दिया है। क्योंकि वो जो कल्चर निकल के आया, जो रेस जो निकल के आई, सीधी सी बात है कि वो मिक्सिंग से निकल के आए। तो इस तरह से जैसे कि वो एक जो पहले सेट थी सारी चीजें कि ये जो है जो भेदभाव होता था रेशियल बेस पे या कल्चरल बेस पे कि जो ये रेस सुपीरियर है या ये कल्चर जो यूरोप का कल्चर है वो सुपीरियर है, तो इस तरह से जो ये क्रियोलाइजेशन हुआ जो कल्चर्स का, उसकी वजह से जो है इसने सोशल और आइडेंटिटी जो है वो चैलेंज जो है वो चैलेंज किया। और उसके साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी क्रियोल सोसाइटीज निकल के आई जिसके अंदर जिन्होंने जो मिक्सिंग थी वो उनका जो बैकग्राउंड था प्लस जो कल्चरल इन्फ्लुएंस थे उसकी वजह से एक नई उनकी सोसाइटी, एक नई आइडेंटिटी जो है वो निकल के आई। उसके बाद इसका क्या थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, स्कॉलर्स जो हैं वो एडवर्ड ग्लिसेंट और स्टुअर्ट हॉल ने जो है बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में, क्रियोलाइजेशन के बारे में लिखा है। ग्लिसेंट ने जो है क्रियोलाइजेशन को एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस माना है और वो इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि जो एक टाइप से जो एक जैसे लोगों को जो डिवाइड कर देते थे कि ये यूरोपियन है, ये सुपीरियर है, या ये कॉलोनाइज्ड है, ये इंफीरियर है। तो इस तरह से जो कैटरा जो अलग अलग कर देते थे उसको कहीं ना कहीं क्रियोलाइजेशन ने जो है वो चैलेंज किया है। और अब जो डाइवर्सिटी आई है उसको स्टुअर्ट हॉल और ग्लिसेंट जो है वो सेलिब्रेट करते हैं कि ये एक मिक्सिंग जो है कल्चर मिक्सिंग जो आइडेंटिटी है वो निकल के आई है। और वो इसको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मानते हैं और ये कहते हैं ये क्रिएटिव फोर्स है जिससे जो है पूरे वर्ल्ड को समझने की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसके बाद लोग जो है पूरी दुनिया को अच्छे से समझ पाएंगे क्रियोलाइजेशन की वजह से। उसके बाद मॉडर्न रेलेवेंस क्या है इसकी, आज के टाइम पे जो है इसकी क्या रेलेवेंस है, तो ये कहता है क्रियोलाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है आज के टाइम पे। बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है ग्लोबल इंटरेक्शन हो रहे हैं, नए कल्चरल फॉर्म्स की और आइडेंटिटीज की जो आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसके अंदर जो है ये किस तरह से जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। और इसका असेंस क्या है, क्रियोलाइजेशन जो है
वो क्रिएशंस करती है न्यू कल्चरल आइडेंटिटीज का, और इसके थ्रू जो है मिक्सिंग होती है, अमर्जिंग होती है डिफरेंट ट्रेडिशंस की, प्रैक्टिसेस की, और ये हाईलाइट करती है डायनेमिक और इवॉल्विंग नेचर ऑफ कल्चर, कि जो कल्चर है वो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, इवॉल्विंग और लगातार प्रोसेस करता रहता है, और इसका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट है लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जिन वर्क्स के अंदर क्रियोलाइजेशन जो है उसको एक्सप्लोर किया गया है, उस थीम को एक्सप्लोर किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था वो थीम से रिलेटेड था और वर्क्स दिए गए थे और उसी पे बेस्ड था क्वेश्चन। तो हम अभी बात करते हैं। ये कहता है बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट हैं जिसके अंदर थीम है क्रियोलाइजेशन की, और उनके अंदर फोकस किया गया है कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सोशल ब्लेंडिंग उनके अंदर दिखाई गई है कॉलोनियल की, पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और जो मेन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है, सबसे पहले नंबर पे है वाइट सारगोसोसी, वो जीन राइस की है। इस नॉवल के अंदर जो है ये शार्लेट ब्रोंटे का जो है जेन आयर, उसका ये प्री इक्वल है, और इसके अंदर से जो स्टोरी है वो है एंटोनी कॉस्वे की। ये एक जमैकियन कैरोल है, विमेन है, और ये बुक बताती है कि कैसे थीम है इसके अंदर रेशियल की और कल्चरल आइडेंटिटी की, हाइब्रिडिटी की है, टेंशन है इसके अंदर, मेन टेंशन दिखाई गई है यूरोपियन और कैरिबियन इन्फ्लुएंसेस की, यानी हीरो जो हीरोइन है वो उनका अलग अलग जो है बैकग्राउंड है, और उसकी वजह से क्या जो टेंशन्स होती हैं वो सारा का सारा उसके अंदर दिखाया गया है। उसके बाद सेकंड जो वर्क है जिसके अंदर कैरोलाइजेशन की थीम है वो है ओमेरोस, और ये डायरेक्ट वेलकोट का वर्क है। ये जो है एपिक पोइम है, जो कि डायरेक्ट वेलकोट जो है वो एक सेंट लुसियानी जो है नोबल लॉरिएट है, नोबेल प्राइज विनर है डायरेक्ट वेलकोट, और उन्होंने जो है ये री इमेजिनिंग की है इन्होंने होमर के इलियड और ओडिसी की, और ये सारा का सारा सेट किया है, जो वर्क सेट है वो कैरिबियन में सेट है, और इसके अंदर थीम्स जो दिखाई उन्होंने आइडेंटिटी की थीम दिखाई है, कोलोनियलिज्म की दिखाई है, ब्लेंडिंग ऑफ अफ्रीकन, यूरोपियन एंड इंडिजिनियस कल्चर्स इन द कैरिबियन। और जैसे कि मैंने बताया है कि मेन क्रियोलाइजेशन की जो थीम ही होती है वो ब्लेंडिंग होती है अफ्रीकन, यूरोपियन और जो मेन मूल निवासी होते हैं कैरिबिया के, उनकी मिक्सिंग को ही क्रियोलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद थर्ड जो वर्क है जो ये थीम उठा रहा है वो है द लोनली लंडनर्स बाय सैम सेल्वन। इस नोवेल के अंदर दिखाया गया है कि ग्रुप ऑफ वेस्ट इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जो लंदन के अंदर 1950s का टाइम पीरियड दिखा रखा है, और इसके अंदर एक्सपीरियंस दिखा रखे कैरिबियन माइग्रेंट्स जो है वो कैसे एक ब्रिटिश कल्चर के अंदर आते हैं और कैसे फिर इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है वहां पे आके। तो ये सारा का सारा इस वर्क के अंदर दिखा रखा है। नेक्स्ट वर्क जो इस थीम को उठा रहा है वो है क्रिक क्रैक मंकी बाय मर्ले होज। ये दिस कमिंग ऑफ एज नॉवल है ये, और बेसिकली इसकी सेटिंग जो है वो त्रिनिदाद में है, और इसके अंदर जो है दिखा रखा है कि प्रोटैगनिस्ट का जो उसकी नेविगेशंस है, उसकी जो जर्नी है वो दिखा रखी है, और वो अलग अलग डिफरेंट कल्चर वर्ड्स के अंदर दिखा रखा है, और इसके अंदर दिखा रखी है कैरिबियन आइडेंटिटी दिखा रखी है, और उसका जो है कि इन्फ्लुएंस जो है कॉलोनियल एजुकेशन का वो सारा का सारा इस वर्क के अंदर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट वर्क है इन द कैसल ऑफ माई स्किन बाय जॉर्ज लेमिंग, और ये वर्क्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वर्क्स आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट जो एग्जाम हो, जो री एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, हो सकता है इन वर्क्स में ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो इन वर्क्स को आप याद रखिएगा। इस नॉवल के अंदर जो है एक यंग बॉय की कहानी है जो कि बारबाडोस में है, और उसका जो इफेक्ट दिखाया गया है कॉलोनियलिज्म का, उसकी कम्युनिटी के ऊपर क्या असर है कॉलोनियलिज्म का वो दिखाया गया है, और इसके अंदर वर्क के अंदर भी कल्चरल हाइब्रिडिटी दिखाई गई है, मिक्सिंग दिखाया गया है, जैसे कि मैंने बताया है कि करोलाइजेशन का जो मेन थीम है वही है कि मिक्सिंग दिखाई जाएगी उनके वर्क्स के अंदर अफ्रीकन और यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस की कैरिबियन सोसाइटी के अंदर, तो वो सेम थीम इस वर्क के अंदर भी है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है बैंग बाय मिशेल क्लिप। मिशेल, ये जो नॉवल है ये सेट है ये जमैका में, और ये इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है मेन जो
हीरोइन है वो उसकी सर्च दिखाई गई है उसकी आइडेंटिटी के लिए कि कैसे वो रेशियल और कल्चरल जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बीच में उसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए वो सर्च करती है। और उसके साथ ही इसके अंदर फिर वही इम्पोर्टेंट जो थीम है वो दिखाया गया है, ब्लेंडिंग दिखाई गई है अफ्रीकन यूरोपियन और इंडिजिनियस हिस्ट्रीज की वो दिखाई गई है इस वर्क के अंदर। नेक्स्ट वर्क जो इस थीम से रिलेटेड है वो है एनी जॉन बाय जमाइका किनकैड। जमाइका किनकैड का नॉवल है ये, और इस नॉवल के अंदर एक यंग गर्ल जो है ग्रोइंग अप यंग गर्ल की स्टोरी है जो कि एंटीगुआ में है, और उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी और कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस वो सारा दिखाया गया है। ये जो है वो एड्रेस करती है थीम ऑफ हाइब्रिडिटी एंड ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स। बहुत ही अलग अलग कल्चरल जो है उनके एलिमेंट्स के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद जो लास्ट वर्क है वो है ब्राउन गर्ल ब्राउन स्टोन्स बाय पॉल मार्शर। ये नॉवल जो है जो नॉवल है इसके अंदर दिखाया है एक बारबेडियन इमिग्रेंट फैमिली है ब्रुकलिन के न्यूयॉर्क के अंदर। एक जो मूल निवासी जो फैमिली है वो न्यूयॉर्क में आती है, और उसके अंदर थीम दिखाई गई है आइडेंटिटी की, कल्चरल हेरिटेज की, और उसके साथ साथ क्रियोलाइजेशन की जो थीम दिखाई गई है वो कैसे वो वहाँ पे इमिग्रेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं वो सारा इसके अंदर दिखाया गया है। These work collectively highlight how the theme of creolization is explored in various contexts। और इन सारे ही वर्क के अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो क्रियोलाइजेशन की थीम है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन वर्क्स के अंदर दिखाई गई है। ये वर्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा और लर्न कीजिएगा। लास्ट में अब हम डिस्कस करते हैं कि अब 18 जून को जो क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में वो कौन सा था। जो इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पे पूछा गया था वो क्वेश्चन था वाई कोड का था, क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील्स विद द थीम ऑफ क्रियोलाइजेशन। आपको बताना था कि कौन से वर्क के अंदर जो है, कौन सी टेक्स्ट के अंदर जो है क्रियोलाइजेशन की थीम है। जैसे कि मैंने बताया है जितने भी थे इसके बाहर आपको कोई वर्क नहीं मिलेगा, और जितना भी इससे रिलेटेड जितना भी जितना इसमें टॉपिक्स कवर करना था वो मैंने सारा कर दिया है। इसके बाहर क्रियोलाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो वर्क आपको मिले थे वो थे माई सन स्टोरी, सेकंड था फॉलो द रैबिट प्रूफ फेंस, थर्ड था थिंग्स फॉल अपार्ट, और फोर्थ था वाइड सार्कोसो सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जो 3 वर्क्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि उनके अंदर क्या थीम थी और क्या था। माई सन स्टोरीज जो है वो वर्क है नदाइन गोर्दीमर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है नदाइन गोर्दीमर। इनके जो वर्क्स हैं वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थीम जो है वो थी इस नॉवल के अंदर दिखाई गई है जो रंग भेद का जो टाइम पीरियड है उसको साउथ अफ्रीकन के अंदर ये सेटिंग वहां की है, और उसके अंदर फोकस किया गया है पॉलिटिकल स्ट्रगल प्लस पर्सनल स्ट्रगल दोनों की दोनों दिखाई गई है। और एक ये फैमिली की स्टोरी है जो मिक्स्ड रेस फैमिली है उसकी स्टोरी है, और इसके अंदर दिखाया गया है जो रेशियल आइडेंटिटी है, बिट्रेयल है, वो सारा का सारा, और उसके साथ साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी सारा का सारा इसके अंदर दिखाया गया है। स्टोरी बताई गई है एक सन के पर्सपेक्टिव से, जिसका जो फादर है वो रंग भेद का जो आंदोलन है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट उसके फादर की, वो सारा का सारा इसके अंदर दिखाया गया है। सेकंड जो वर्क था फॉलो द रैबिट प्रूफ फेंस, ये वर्क है डोरिस प्लिंगटन का, और इसकी जो थीम है ये वर्क बेसिकली एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। थ्री गर्ल्स हैं, और वो जो गवर्नमेंट की जो सेटलमेंट थी ऑस्ट्रेलिया से वहां से ये भाग जाती हैं, और ये 1500 माइल्स चलती हैं अपनी फैमिली से दोबारा मिलने के लिए। यानी गवर्नमेंट जो है इनकी फैमिली से इनको अलग कर देती है और दूसरी जगह इन पे भेज देती है, और फाइनली ये 1500 माइल्स चलती हैं अपनी फैमिलीज के पास वापस आने के लिए। तो इस बुक के अंदर जो है कॉलोनियलिज्म की थीम है, कल्चरल सर्वाइवल की है, और कैसे जो वहाँ के मूल निवासी है जो आदिवासी हैं उनकी जो राइट उनका जो विरोध है वो सारा दिखाया गया है। और इसके अंदर जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो मूल निवासी है वहां पे रहने वाले उनके साथ कैसा बिहेवियर है उनको भी उस पे भी जो है हाईलाइट किया गया है।
और कैसे जो है वहां पे बच्चों को फोर्स किया जाता है, उनके पेरेंट्स से अलग किया जाता है, और ऐसी जनरेशन को जो है इन्होंने स्टोलन जनरेशन का नाम दिया है। बेसिकली क्या है वो किसी और वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि स्टोलन जनरेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, और ये वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो क्वेश्चन यूजीसी का एग्जाम जो हुआ था दिसंबर का, उसके अंदर ये डिटेल में क्वेश्चन पूछा था, एजर्शन में और रीजन में, इसी वक्त पे ऊपर पूछा था। और उसके बाद थर्ड जो वक्त था वो था थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे। इसकी थीम जो है ये अफ्रीकन लिटरेचर का वर्क है। इसकी स्टोरी जो है कौन बोको की स्टोरी है, और ये इगुगु विलेज इन नाइजीरिया का है। और इसके अंदर दिखाया गया है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है और कृष्ण जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर आते हैं, और क्लैश है कल्चर्स का, ट्रेडिशन का, और स्ट्रगल है आइडेंटिटी की, ऑटोनॉमी की, और जो बाहरी फोर्सेस हैं उनके सामने। ये नॉवल जो है वो दिखाता है कि जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से क्या ट्रांसफॉर्म होता है, जो वहाँ के मूल निवासी है, उनकी सोसाइटी है उनके अंदर, और क्या उनकी लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब होती है, वो सारा का सारा इसके अंदर दिखाया गया है। यानी इन तीनों ही वर्क्स के अंदर जो है अलग अलग हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं। सारे के इन वर्क्स के अंदर रेशियल आइडेंटिटी दिखाई गई है, पर्सनल स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं, सोसाइटी के स्ट्रगल दिखाए गए हैं। लेकिन जो थीम जो जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो थीम डील करती है क्रियोलाइजेशन से, उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, यानी वाइड सार्गासो सी, जो जिन राइस का वर्क है उसके अंदर दिखाया गया है। जो वाइड सार्गासो सी है उसके अंदर जो थीम है रेशियल और कल्चरल आइडेंटिटी की, प्लस उसके साथ ब्लेंडिंग है यूरोपियन और कैरिबियन एलिमेंट्स की, और जो कि मेन सेंट्रल कंसेप्ट है क्रियोलाइजेशन का। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4, वाइट सार्गासो सी के अंदर जो है वो थीम ऑफ क्रियोलाइजेशन है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी टाइप के क्योंकि क्वेश्चंस हैं मैं उनको डिटेल में ही कराऊंगी। सिर्फ आंसर के लिए तो मैंने जो आंसर की है वो डाल रखी है, लेकिन अब मैं इन क्वेश्चंस को डिटेल में कराऊंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज आप जो है अगर इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं कि मैं इसी टाइप के वीडियो लेके आऊं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।